नमस्कार फ्रेंड्स, आपका अपना YouTube चैनल केएल कॉम्पिटिटिव क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम, इसमें हम बहुत कुछ अब तक डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में। आज नंबर सिस्टम में मैं अगर आगे की क्लास के बारे में डिस्कस करूँ तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर नंबर सिस्टम में। देखिए दोस्तों, जब हम किसी संख्या के अंदर डिवाइड करते हैं तो जिस संख्या के अंदर जिस संख्या को हम विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, ये संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। जिसके द्वारा भाग दिया जाता है ये क्या कहलाती है? भाजक। और जो हमें भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? भागफल। और यहाँ पर हमें जो मिलता है भाग, नीचे क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर शेषफल। तो आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो गया यहाँ पर कि भाज्य का जो फॉर्मूला है, भाज्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जब भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है मित्रों, तो भाज्य का जो फॉर्मूला है यहाँ पर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ यहाँ पर भाजक की, तो भाजक का जो फॉर्मूला होगा, भाजक का फॉर्मूला क्या कहलाएगा यहाँ पर कि अगर भाज्य में से शेषफल को घटा दें और इसको भाग दे दें किससे? भागफल से, तो हमें क्या मिल जाएगा? भाजक। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भागफल की, तो भागफल का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे में क्या लिखेंगे आप? भाजक। क्लियर? जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको कहूँ यहाँ पर कि अगर किसी प्रश्न के अंदर आपको भाज्य निकालना है और भाजक आपको दे दे, यहाँ पर आपको भाजक दे दिया गया 16, आपको भागफल दिया गया यहाँ पर 19 और एक आपको शेषफल दे दिया गया यहाँ पर कितना? 9, और आपसे पूछ लिया गया भाज्य क्या होगा। दोस्तों, विभाजन के किसी प्रश्न में आपको दे दिया गया भाजक का मान 16, भागफल 9, शेषफल भागफल 19, शेषफल 9, तो भाज्य का मान आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? भाज्य का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम भाज्य का फॉर्मूला लेंगे यहाँ पर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या लेंगे आप? यहाँ पर शेषफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाजक हमने कितना लिखा है? यहाँ पर 16, भागफल लिया 19 प्लस शेषफल लिया कितना? 9, 16, 19 छिक्के कितना हो गया? 114। हासिल हमने ली यहाँ पर कितनी? 11, 19 से कम 19 और 11 कितना हो जाएगा? 30 प्लस कितना? 9, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया? 309। क्लियर दोस्तों? इसका मतलब है 309 को 309 को जब आप विभाजित करेंगे, आप भाग देंगे कितने से? यहाँ पर 16 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 19, और नीचे शेषफल कितना बचेगा? 9। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में अगर मैं आगे बात करूं तो इस तरह के प्रश्नों में आजकल प्रश्न जो आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह दिया गया यहाँ पर कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुणा है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे कह दिया कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुणा तथा शेषफल का 3 गुणा है। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुणा तथा शेषफल का 3 गुणा है। फिर आपसे कहा गया यदि शेषफल 4 है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी। देखो, एक चीज तो ऑलरेडी हमें दे रखी है, एक चीज हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? शेषफल। हमें शेषफल दिया हुआ है
और हमें क्या निकालना है, भागफल और भाजक दोनों निकालना है। ये निकालने के बाद हम भाज्य का फॉर्मूला काम में लेंगे, भाजक को इससे गुणा करेंगे भागफल से और शेषफल को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, भाज्य। अब सवाल हमसे कह रहा है कि भाजक भागफल का कितना गुणा है, 4 गुणा है। ये भाजक इस भागफल का कितना गुणा है, 4 गुणा है। जो भागफल है हमारे पास दोस्तों, जो भागफल हमें दिया गया है वो हमारे पास ना तो हमारे पास इसमें भाजक है ना भागफल है। अगली लाइन इसमें कही हुई है हमसे यहाँ पर कि यही भाजक इस शेषफल का कितना गुणा है, 3 गुणा है। भाजक भागफल का 4 गुणा और भाजक शेषफल का कितना गुणा, 3 गुणा है। ठीक, शेषफल हमारे पास कितना है, 4, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। क्लियर दोस्तों, तो हमारे पास भाजक आ गया यहाँ पर कितना, 12। अब हम क्या करेंगे, इस भाजक को रखेंगे अपनी जगह, मैंने भाजक की जगह लिखा 12 और भागफल गुणा कितना कर दिया यहाँ पर, 4। क्लियर दोस्तों, तो 4 से हमने काट दिया किसको, भाजक को, इस 12 को, 12 कट गया तो भागफल हमारे पास जो आ रहा है मित्रों, भागफल हमारे पास कितना आ रहा है, 3। क्लियर, तो हम फॉर्मूला काम में ले रहे हैं यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमारे पास जो फॉर्मूला है भाज्य का कि भाजक गुणा भागफल, भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है अपने पास 4, तो ये 12 दिया कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 और ये हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने भाज्य का मान निकाला जो कि आंसर कितना आ रहा है अपना, 40। इसी तरह के प्रश्न में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक प्रश्न है यहाँ पर कि भाजक भागफल का 25 गुणा, भाजक भागफल का 25 गुणा है तथा शेषफल का 3 गुणा है, तथा शेषफल का कितना गुणा है, 3 गुणा है। आगे कह रहा है आपसे यहाँ पर यदि भागफल, शेषफल की जगह यहाँ दे रहा है आपको क्या, भागफल, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। प्रश्न है आपका, यदि भाजक भागफल का 25 गुणा और शेषफल का 5 गुणा है, 3 गुणा की जगह यहाँ पर कितना है, 5 गुणा है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम इस प्रश्न को करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये भाजक जो भागफल का कितना गुणा है, 25 गुणा है। ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुणा और यही भाजक इस शेषफल का कितना गुणा है, 5 गुणा है। भागफल कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 16, तो 16 को 25 से गुणा करेंगे, 16 को 25 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 16 32 और 8 40, 400। और ये भाजक कितना आ गया यहाँ पर, 400, भाजक कितना आ गया, 400। तो हम क्या करेंगे, भाजक की जगह कितना रख दिया, 400, और शेषफल जो हमें दे रखा है गुणा कितना, 5। इस 5 से हमने 400 को काट दिया 80 बार, हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 80। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे मान, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या आ जाएगा, शेषफल। ये भाजक हमारे पास कितना आ गया, भाजक कितना आ गया, 400 गुणा भागफल कितना आ गया यहाँ पर, 80 प्लस शेषफल कितना आ गया हमारे यहाँ पर, शेषफल कितना है, आप देखिए यहाँ पर भाजक कितना आ गया, यहाँ पर भाजक की वैल्यू कितनी आ गई, 400, और भागफल कितना है यहाँ पर 16, और शेषफल कितना है 80। इस 16 को 4 से गुणा किया 64, आगे लगा दी 00 प्लस 80, कितना आ गया, 6480। क्लियर दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं इस तरह के और प्रश्नों में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे कर रहा है यहाँ पर कि यदि किसी संख्या को छह से विभक्त किया जाए
यदि किसी संख्या को 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें, 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अभी प्रश्न जो हम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, आप इसको आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी संख्या को 6 से विभक्त किया जाए। मान लो कोई संख्या x है या a है, a मान ली या x मान ली या p मान ली, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस संख्या को डिवाइड किया 6 से, और कम से कम कितने टाइम डिवाइड किया, 1 टाइम। जो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो 6 का आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 6 से भाग दें और शेषफल कितना बच जाए, 1 बच जाए, और भाग कितनी बढ़ जाए, मतलब शेषफल तो मतलब भागफल भाग यहाँ कितनी बार जाना चाहिए, कम से कम 1 बार, और शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 3, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। क्लियर। अभी करा, यदि उस संख्या के वर्ग को, मतलब 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। उस संख्या के वर्ग को, अब आपके पास उस संख्या का वर्ग हो गया 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। उसको कितने से भाग दिलवा रहा है, वो 6 से। जब आप इस संख्या को 6 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 6 एकम 6, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 लेस किया, कितना रहेगा, 2। 2 के आगे कितना लिखा आपने, 1, 21, 6 दिया, कितना हो गया, 18। तो आपके पास यहाँ शेषफल कितना आ गया, जब आपने इसको भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 3। इसका मतलब उस संख्या के वर्ग को भी 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, 3। क्लियर। जैसे मान लो एक प्रश्न लिया मैंने यहाँ पर कि यदि किसी संख्या को क्रमागत, या मैंने कह दिया उत्तरोत्तर 4,7 से भाग देने पर 4,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2,1 प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या को क्रमागत 4,7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2,1 प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर, यदि प्रश्न को मैं करता हूं, यहाँ पर, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली, यहाँ पर कोई संख्या ली x एंड y। क्लियर। और इस संख्या को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4,7 से। क्लियर। तो आप सोचिए कि सबसे पहले जब आपके पास 1 से अधिक संख्या आ जाए, 2 संख्या आ जाए, 3 आ जाए, और उनको वो डिवाइड करवाता है, भाग दिलवाता है, तो आप सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में नीचे वाली संख्या की वैल्यू निकालेंगे। आप सोचिए, जब 7 को आप 7 को आप y से डिवाइड करेंगे तो आप कम से कम कितने टाइम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम। और यहाँ पर जो शेषफल लिखा हुआ है, शेषफल कितना कितना लिखा हुआ है, कितने कितने बचता है यहाँ पर, शेषफल 2 और 1। कितना बचता है, शेषफल 2 और 1। तो यहाँ पर 7 को ऐसी कौन सी संख्या से डिवाइड करें, 7 को डिवाइड किया एक बार, 7 एकम 7 और 1 कितना आ गया, 8। इसका मतलब y का जो मान है कितना आ गया, 7 एकम 7 प्लस 1, और 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 8। क्लियर। ऐसे ही जब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 4 और 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है 4 8 द 32 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, 34।
4 8 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि जब उस संख्या को, जब जो संख्या आ रही है हमारे पास 34, उस संख्या को 28 से भाग देंगे तो 28 से कम 28, और शेषफल हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, शेषफल आ जाएगा कितना 6। क्लियर। तो एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया कि किसी संख्या को कितने से भाग दिलवा रहा है, यहाँ पर 4,7 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 2 और 1। तो संख्या सबसे पहले हमने नीचे वाला मान निकाला, 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया 8। हमने यहाँ x का मान निकाला तो 4 को गुणा किया 8 से, 4 8 32 और 2 कितना कर दिया 34। क्लियर दोस्तों। अब मान लीजिए एक प्रश्न मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या को 4,7 है ये, किसी संख्या को क्रमागत 9 11 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 9 8 प्राप्त होते हैं। कितने मिलते हैं 8 9 8 प्राप्त होते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इधर, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को जब करेंगे तो क्या करेंगे, इधर देखिए आपके पास यहाँ पर कोई संख्या है कि ये संख्या हमने मान ली x y और z। इधर आप कह रहे हैं यहाँ पर किसी संख्या को उत्तरोत्तर 9 11 13, ये 9 11 13 से विभक्त करने पर शेषफल कितना बच रहा है 8 9 8। क्लियर। अब आप सबसे पहले यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले z की। तो 13 एकम 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। मैंने अब तक जो 2 प्रश्न किए हैं सबसे पहले यही लिखा है मैंने यहाँ पर, 7 एकम 7 और 1 कितना 8। तो 13 एकम 13 और 8 कितना हो गया 21। इट मीन्स z की वैल्यू आ गई 13 एकम 13 प्लस 8 कितना जाएगा 21। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो आप 11 को गुणा करेंगे कितने से 21 से, और प्लस कितना जोड़ेंगे 9। ये हो जाएगा 11 एकम 11 गजना 22 और 2 कितना हो गया 23, 231 प्लस 9 240। ये y का मान आ गया 240। अब जब आप x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 240 गुणा कितना करेंगे दोस्तों, 9 को गुणा करेंगे 240 से, और प्लस कितना जोड़ेंगे 8। तो 0 9 से 36, 9 दिन 18 दिन 21, प्लस कितना कर दिया 8, और ये हो गया 2168। क्लियर दोस्तों। अब आपसे क्या करा है यहाँ पर ये कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं कि जो मेन संख्या आई है अपने पास x, वो x से कितना आया 2168, मैंने रख दिया 2168। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इस 2168 को हम डिवाइड करेंगे 13 11 9 से, मतलब विभाजकों के क्रम को उलट दिया 13 11 9, या विभाजकों के क्रम को उलट दिया तो अब 13 11 9 से विभक्त करने पर शेषफल क्या क्या मिलेगा। तो आंसर आएगा यहाँ पर 13 एकम 13, 21 में से 13 गए, कितने रह गए यहाँ पर दोस्तों 8। इस 8 के आगे 6 लिखा तो ये कितना हो गया 86, 13 से कितना हो गया 78। क्लियर। इस 86 में से 8 गया तो कितना रह गया 8, इस 8 के आगे 8 लिया हमने, फिर वही 13 से कितना हो गया 78। क्लियर। तो यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है कितना बच रहा है 10। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 6। अब इस 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 16 में से 11 का दोस्तों कितना रहेगा 5, 5 के आगे थे 56, 11 पंदु 55, 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पर कितना 15, 15 टोटल कितना टाइम डिवाइड हुआ 15 टाइम, रिमेनिंग कितना रह गया, शेषफल कितना रह गया 1। अब 9 एकम 9, 9 और 6 कितना 15, तो आपके पास शेषफल आ गया यहाँ पर 10,1,6। ये हमारे क्या कहलाएंगे यहाँ पर शेषफल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये प्रश्न एक बार एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछा जा चुका है कि किसी संख्या को क्रमागत 8, अगर क्रमागत मैं बात करूं यहाँ पर 9 11 13 से विभक्त कर रहे हैं तो शेषफल कितना कितना बच रहा है 8 9 8।
यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 10, 1, 6। क्लियर दोस्तों। अब आगे के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं इधर, जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रश्न है इधर, देखो दोस्तों, आपसे कोई प्रश्न कर रहा है इधर। प्रश्न क्या है सुन लीजिए एक बार ध्यान से। किसी संख्या को एक सौ 19 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं यदि उसे 17 से भाग दिया जाए। यदि उसे 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए इधर, आप सबसे पहले 119 को भाग दे रहे हैं किस संख्या से? 19 से। और शेषफल यहाँ पर 119 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 19। और कितने से भाग दिलवा रहा है वो आपको? 17 से। तो पहली बात तो देखिए, क्या ये संख्या इससे पूरी तरह डिवाइड है? क्या डिवाइड है? बिल्कुल है, क्योंकि 17 की टेबल में 119 आता है। अगर ये आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इस 17 को डायरेक्ट इसमें भाग देंगे। 17 एकम 17 शेषफल से, और 17 एकम 17 तो शेषफल कितना रह जाएगा यहाँ पर? 2। ये आंसर हो गया अपना। यहाँ पर इस प्रश्न में आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेता हूं कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, मान लीजिए आपसे कह दे 11 शेष बचते हैं। 11 शेषफल प्राप्त होते हैं यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए दोस्तों, 32 से भाग दे रहे हैं आप, तो शेषफल आपको कितना मिल रहा है? 32 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है? 11। और आपसे क्या करा है यहाँ पर? उस संख्या को कितने से भाग दिलवा रहा है? 8 से। तो आपने क्या किया? सबसे पहले चेक किया ये 8 से डिवाइड है। बिल्कुल। तो आप इस शेषफल में भाग लगाएंगे किसका? 8 का। तो हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा कितना? 3। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना? 3। क्लियर। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपसे कहा यहाँ पर, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों हम क्या करेंगे? 899 को भाग दिया कितने से? इस संख्या को भाग दे रहे हैं कितने से? 29 से। और शेषफल कितना बच रहा है? 39। तो हम पहले चेक कर रहे हैं क्या 29 899 से पूरी तरह विभाजित है? बिल्कुल है। 29 का भाग 899 में देता तो 29 या 87, कितना रह गया यहाँ पर? 2। 2 के आगे 9 लिखा, 29 एकम 29। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर 29 का भाग इसमें पूरी तरह जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि 29 का भाग 39 में देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? शेषफल कितना आना चाहिए? 10। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10। क्लियर मित्रों। अब देखिए आगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूं यहाँ पर। पहले तो मैं इनको हटा देता हूं इधर से। देखिए आगे, कोई भी अगर आपको सम संख्या या विषम संख्या ज्ञात करनी है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि 15वीं विषम संख्या या 25वीं विषम संख्या या nवीं विषम संख्या, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा हमेशा, एक दो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं हमेशा के लिए कि nवीं सम संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि
25वीं सम संख्या कौन सी होगी? nवीं सम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला सिंपल सा है 2n। इसका मतलब ये है जैसे आपको निकलवा ले कोई कि 35वीं सम संख्या कौन सी होगी या 135वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर 2 को गुणा कर दिया कितने से? 35 से। कौन सी होगी 35वीं सम संख्या? 70। आपसे कह दिया यहाँ पर 111वीं सम संख्या कौन सी होती है गणित में, हमारी मैथमेटिक्स में 111वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो आप 2 को गुणा कर देंगे 111 से, कितना हो जाएगा? 222। और एक और nवीं विषम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, nवीं विषम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2n - 1। इसका मतलब क्या है? जैसे आपसे कह दे 25वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है आपको, 25वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 × 25 - 1, 25 50 - 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 49। क्लियर दोस्तों? तो कोई भी nवीं विषम संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है 2n - 1, और nवीं सम संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है 2n। क्लियर यहाँ पर? अब आगे बढ़ते हैं हम इसी संदर्भ में, इसी टॉपिक को लेकर के। एक मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कह दिया जाए नॉर्मल सा कि किसी भी अंक से बनने वाली, जैसे मेरे से आपसे कह दिया यहाँ पर 0 2 9 1 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 के अंकों से बनने वाली, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंटों को आता है ये कि 0 2 9 1 5 के अंकों से बनने वाली, के अंकों से बनने वाली, के अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संख्या का अंतर। 0 2 9 1 5 के अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। पहली बात तो यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो भी बनेगी, आपको पता है कि संख्या को हम किस क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, वो होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में अगर संख्या को रखा जाता है तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है हमें। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक है 9, 9 के बाद हमने लिया यहाँ पर 5, फिर लिया 2, फिर लिया 1, फिर लिया 0। अब यहाँ पर 5 अंकों की हम क्या बढ़ाएंगे? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो अब आप सोच रहे हैं कि इसको आरोही क्रम में रखेंगे, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, आरोही क्रम में। देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? घटते से बढ़ते क्रम में लिखा जाता है आरोही क्रम में। तो यहाँ घटते से बढ़ते क्रम में ये तो नहीं आप सबसे पहले 0 लिख देंगे, फिर 2, फिर 5, ठीक है, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 9 लिखा। नहीं, पहले 0 नहीं आएगा, पहले कोई सबसे छोटा अंक आएगा, उसके बाद 0 आएगा। क्योंकि अगर आपने 0 को पहले रख दिया तो वो संख्या 5 अंकों की देगा, 4 अंकों की रह जाएगी मित्रों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले कितना लिखेंगे? यहाँ पर 1, फिर 0, फिर 2, फिर 5 और फिर 9। अब इसका वो क्या पूछ रहा है? अंतर। अंतर करने के लिए इसका क्या कर लेंगे हम? माइनस। इसने इसको कैरी दी, 10 में से 9 गया, कितना रह गया? 1। ये 0 रह गया, इसने इसको दिया, 10 में से 5 रह गया, 5 गया 5। ये कितना रह गया? 1। इसने इसको दी 11, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 गया, कितना रहेगा? 9। 4 में से 0 गया 4, और ये कितना रह जाएगा? 8। तो दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 84,951। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा nवीं सम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 2n, nवीं विषम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 2n - 1। जैसे मान लो आपसे कह दे 99वीं विषम संख्या कौन सी? 99वीं विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे? 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो आएगा 198, और 198 में से 1 लेस किया 197। क्लियर? 100वीं विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 को गुणा करेंगे 2 से, 200, 200 में से 1 कम किया 199। क्लियर दोस्तों? अब आगे अगर हम बढ़े इस तरह के प्रश्नों में, अगर आगे हम बढ़ते हैं संख्या पद्धति में, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कह दिया जाए, एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट,
आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर 1 से लेकर को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं अंतिम अंक कितना है 100, और आप ये भी जानते हैं कि 100 कैसे बनता है, जब ये तो उस 0 के कारण और ये 5 के कारण पूरी अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा करें तो लास्ट में कितनी 0 आती है, 2 0। 1 0 तो 10 की और 1 0 5 के कारण, जिसको अगर किसी सम संख्या से गुणा कर देते तो 5 को कर दिया 4 से तो 5 चौक 20, 1 0 वो आ गया, 1 0 10 का, कितनी 0 हो गए 2। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो लास्ट में कितनी 0 आती है, 2 0। ऐसे ही यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं को तो वहाँ पर भी लास्ट में कितनी 0 आएंगी, 2 0। लेकिन जब आप 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो वहाँ कितनी 0 आएगी, 3 0, क्योंकि 25 से 20 में 25 में कितने 5 के टुकड़े हैं, 2। तो 1 5 और 1 5, 1 0 1 5 बनाएगा, दूसरा 0 दूसरा 5 बनाएगा, 2 0 और 1 0 30 की कितनी 0 हो गई, 3 0। तो यहाँ पर गुणनफल के अंत में लास्ट में शून्यों की संख्या अगर आप निकाल रहे हैं मित्रों, तो आप क्या कर रहे हैं, इस 100 को भाग देंगे कितने से, 5 की घातांक से। ये डायरेक्ट तरीका है। गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पर उस 100 को, उस अंतिम संख्या को 5 की घातांक से भाग देते हैं। यहाँ पर हमने भाग दिया इसको 5 की घातांक से, 5 की घात 1 से, हमने 100 को भाग दिया 5 की घात 2 से, हमने 100 को भाग दिया 5 की घात 3 से। 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25 और 5 की घात 3 कितनी आ रही है, 125। दोस्तों आप देख रहे हैं संख्या कहाँ तक है, 100 तक, और ये कितनी आ रही है, 125। अगर ये 100 से ऊपर जा रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, क्लियर, हम लेंगे केवल 5 को और 25 को, क्योंकि 100 से पहले आ रही है इसलिए। अब 5 का भाग आप 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 25 का भाग 100 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर टोटल कितनी 0 आएंगी, 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 20 + 4 कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया कि जब आप सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो लास्ट में कितनी 0 आएंगी, 24 0। यही प्रश्न मैं आपको उल्टा करके कह दूं कि सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर लास्ट में कितनी 0 आएंगी। दोस्तों सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर लास्ट में कोई भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि 5 को कोई भी सम अंक नहीं मिलेगा तो 0 नहीं बन पाएगा, ठीक है। और जिस संख्या के अंत में 0 होगा तो वो भी सम संख्या है, इसलिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कोई भी संख्या शामिल नहीं होगी, और 5 को कोई भी सम अंक नहीं मिलेगा तो 0 नहीं बनेगा। इसलिए सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के लास्ट में कोई भी 0 कभी भी नहीं आती है। क्लियर मित्रों। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं को, मैंने यहाँ पर लास्ट में कह दिया 999, ये हो गया यहाँ पर 998 997, और ये 999 और लास्ट में कह दिया 1000 को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जब आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, है ना। कैसे करेंगे वो देखो, आप देखो लास्ट में संख्या क्या है, 100 1000 है, 1000। आप क्या करेंगे, 1000 को भाग देंगे 5 की घात 1 से, 1000 को भाग देंगे 5 की घात 2 से, 1000 को भाग देंगे 5 की घात 3 से, और 1000 को भाग देंगे 5 की घात 4 से। देखो 5 की घात 4 कितनी होती है दोस्तों, 625, ये होती है 125, ये होती है 25 और ये होती है 5। 5 की घात 5 का भाग क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 5 की घात 5 होती है 3125। क्लियर मित्रों। और 5 की घात जो 5 है 3125 है।
अब आप देखिए इस 5 का भाग इसमें दे रहे हैं, 5 दूनी 10, 0 0, कितना आ रहा है 200। इसका भाग इसमें दे रहे हैं 25 चौक 100, 0। 125 का भाग इसमें दे रहे हैं, कितनी बार जा रहा है 8 बार। और 625 का भाग इसमें भागफल कितना आ रहा है 1। हमें ये मतलब नहीं है कि 0 कितनी पॉइंट में जा रहा है, हम ये देख रहे हैं भागफल कितना आ रहा है भाग देने पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तो कितना आ गया 200, ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 1। तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में लास्ट में शून्यों की संख्या जो आ रही है दोस्तों वो कितनी आ रही है यहाँ पर 249। तो यहाँ पर 200 + 40 + 8 + 1, तो ये कितना हो गया 249। तो यहाँ पर 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर लास्ट में जो 0 आएंगी वो कितनी आएगी 249। क्लियर दोस्तों। अगर इसी प्रश्न में हम आगे बढ़ें और इसी तरह के प्रश्नों में अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में, और अगर प्रश्न लेते हैं जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन कह दिया यहाँ पर, एक आपको कोई संख्या दे दी, ये संख्या यहाँ पर संख्या है 54 32 स्टार 7। पूर्णतः 9 से विभक्त, तो स्टार का मान न्यूनतम मान क्या होगा। अब आप देखिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं A, B, C और D। 54 यहाँ पर संख्या लिए 54 32 स्टार 7, 9 से विभाजित, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन है 0 1 6 और ये 9। देखिए दोस्तों आपको मैंने 9 की भाज्यता बताई थी। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 9 से विभक्त होगी। यहाँ पर इसके अंकों को कर रहे हैं 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 14 और 7 कितना रहा है 21। तो 21 में क्या ऐड किया जाए कि इसमें 9 का भाग चला जाए। देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 के बाद 11 27। तो यहाँ पर 27 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो ये हो जाएगा 27। तो स्टार की जगह यहाँ पर कौन सा मान आ गया न्यूनतम 6, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 6। क्लियर दोस्तों। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे कहा गया यहाँ पर, इधर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन करा है यहाँ पर 156 स्टार और आगे करा है यहाँ पर 942, पूर्णतः 11 से विभक्त। और आपसे पूछ रहा है स्टार का वह मान क्या होगा। स्टार का 156 स्टार 942 पूर्णतः 11 से विभक्त, तो स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, जो ऑप्शन है यहाँ पर 4 7 4 7 4 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों। देखो 11 की भाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 0 हो या 11 हो। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 156 स्टार 942 इसके लिए गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। मैंने कहा है सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर। सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या देखिए इधर। सम स्थान पर संख्या 5 + स्टार + 4 और विषम स्थान पर कौन संख्या 1 + 6 7 और 9 16, 16 और 2 कितना 18, माइनस 1 + 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 + स्टार प्लस कितना है यहाँ पर 4। क्लियर। तो आप क्या करेंगे 5 और 4 कितना हो गया 9। अब आप देखो 18 में से अगर मैं 9 घटाता हूं यहाँ पर तो कितना आ रहा है 9। देखो दोस्तों यहाँ पर ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर
ये क्लियर है। इसका अंतर 11 तो हो नहीं रहा, अब हमें 0 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टार का मान हमें क्या लेना पड़ेगा 9, और 18 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 0, इसलिए आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं यहाँ पर भाजकता का। यदि संख्या 42, 57, 3 आपसे करा यहाँ पर, यदि संख्या संख्या 42, 57 पूर्णतः 72 से विभक्त हो। स्टार 42, 57, 3 स्टार पूर्णतः कितने से विभक्त हो 72 से। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर मैंने संख्या ली है 42, 57, 3 और ये स्टार। क्लियर दोस्तों, मैंने नंबरिंग लिखी 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनके अंकों का योग किया। क्यों कर रहा हूं मैं अंकों का योग, अब आप देखिए मुझे काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 11 की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर आप कर रहे हैं 72। 72 के टुकड़े क्या होता है 8 गुणा 9। देखो इस संख्या के अंदर 2 नियम लागू होने चाहिए, 8 का और 9 का। 8 का नियम मैंने आपको बता रखा अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग, और 9 का नियम मैंने आपको बता रखा अंकों के योग में 9 का भाग। और इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो है 4, 5, 6, 7। ऑप्शन है 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पर 4 और 2 6 और 5 11, 7 18, 3 21। 21 में क्या जोड़े यहाँ पर कि इसमें 9 का भाग चला जाए। 21 और 6 कितना हो गया 27। कितना हो गया मित्रों यहाँ पर 27। 27 करने के लिए यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा 6। 4 और 2 6 और 5 11, 7 18, 3 21 और 27। इस संख्या के अंतिम 3 अंक कितने हैं 7, 3, 6 मान लेते हैं। तो अंतिम 3 अंक कितने हैं 7, 3, 6। क्या ये 8 से विभक्त है। 8 नाम 72, कितना रह गया 1 और 8 दूनी 16। इट मीन्स ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभक्त है। इट मीन्स 72 से भी पूरी तरह विभक्त है। तो यहाँ पर वो संख्या कितनी हो गई, वो संख्या यहाँ अंतिम अंक कितना हो गया यहाँ पर 6। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर उस संख्या का अंतिम अंक कितना हुआ 6। आपसे यही पूछ रहा है स्टार की जगह क्या होगा कि वह संख्या पूरी तरह कितने से विभक्त हो जाए 72 से। क्लियर दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, आगे की नई वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित रहूंगा। दोस्तों मैं आपसे पुनः एक विनती करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं अधिक से अधिक क्लास आपके लिए और आगे से आगे बेहतरीन क्लास डाल सकूं। और जो आपके अंदर जो मैथ्स का डर है ना, बिल्कुल मैं निकाल के रख दूंगा इसको। आप जब अगला टॉपिक देखेंगे इसके बाद भिन्न का, फिर लैसम एसएपए का, एक से बढ़कर ट्रिक आएंगे, उनमें एक से बढ़कर तरीके आएंगे आपको करने के लिए, जिनसे आप संख्याओं को फास्टली तरीके से आप एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चन को करना सीखेंगे। दोस्तों मेरे द्वारा अब तक बहुत सिलेक्शन दिए जा चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। मैं लोकेश तिवारी केएल कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन पुनः, और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और ताकि इस चैनल को और आगे बढ़ाया जा सके और नई क्लासें आपके लिए अपलोड की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।